Now we are continuing the topic of simple harmonic motion, जिसमें हम ऑसिलेशंस पढ़ेंगे जो कि स्प्रिंग के कारण होते हैं। इस चीज को हमने थोड़ा सा तब भी पढ़ा था जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश की थी, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा आइडिया आपको उससे हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें ना कई तरह की ऑसिलेशन देखने को मिलेगी। एक तो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक करेगी हॉरिजॉन्टल, एक होगी हमारे पास वर्टिकल। तो एक मेरे पास ऑसिलेशन आएंगे जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, स्प्रिंग कनेक्टेड, एक मिनट, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास तीन टॉपिक्स आएंगे। उन तीन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले की। हॉरिजॉन्टल वाला हमने पहले भी एक क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर कोई रिजिड सपोज है या कुछ भी ले लो। ठीक है, दीवार है या दरवाजा है जो कि खुलता नहीं कभी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये मैंने अलग अलग कंडीशन ले ली है, तीन अलग अलग कंडीशन होंगी। ठीक है, तो मेरे पास तीन अलग अलग कंडीशन आ गई है। मेरे पास इस दीवार के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग के साथ मेरे पास एक मास है, एक बॉक्स है या ब्लॉक है ऑफ मास है। ठीक है, ये ब्लॉक है ऑफ मास है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। ठीक है, नो रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो ये अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ठीक है, और ये अपने आप में कौन सी पोजीशन में अभी इक्विलिब्रियम में, किस पोजीशन में इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन पे मैं कह सकती हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ना ही इसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई मोशन हो रहा है, अपना पड़ा है आराम से, साथ में बॉक्स लगा हुआ है। नो इफ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, यहाँ पे लिख दी एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, स्प्रिंग जो है मेरे पास ये स्ट्रेच हो गया। जब ये स्ट्रेच होगा, इसके पास कुछ मास है, ये फैल गया है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर जा चुके हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, इस तरफ, एक्स इस तरफ हो रहा है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका क्या काम है, जिस कंडीशन में, जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो पहले थी, जो बॉडी जिस कंडीशन में पहले थी उसमें वापस आ जाए। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ, एफ के पैर में आर लगा देती हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्स और एफ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी का हमारे पास रिलेशन बना था माइनस के है, एफ इज इक्वल टू माइनस के, एफ मेरे पास एफ आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं सिंपल एफ के लिखूंगी, यहाँ पे भी मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स को सिंपल एफ लिख रही हूँ। सिंपल एफ क्या है मेरे पास, ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट ये मूव किया अपनी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये क्या है मेरे पास, एक मीन पोजीशन है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, काइंड ऑफ एक्सट्रीम। अभी पूरा मैंने इतना भी स्ट्रेच नहीं किया था, तो एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, मैंने इसको क्या कंप्रेस कर दिया। ऑब्वियसली जब स्ट्रेच करके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी तो ये कंप्रेस भी होगा, थोड़ी देर के लिए कंप्रेस भी होगा या डिस्टर्ब होगा। तो कंप्रेस किया, जब कंप्रेस करने पे क्या हुआ, मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाई, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ हुई, इस तरफ हुई, और रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है, जिसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स को रेड पेन से बनाती हूँ, जिससे रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करिए मैं वापस से मेन पोजीशन पे आ जाऊँ। मेन पोजीशन यहाँ पे है, मेन पोजीशन यहाँ पे कोशिश करें मैं वापस मेन पोजीशन पे आ जाऊँ। एक्स और एफ का ऑपोजिट आ रहा है, इधर भी एक्स और एफ का रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश है मैं वापस से
मीन पोजीशन में आना चाहते हैं। मेरे पास एफ है माइनस के एक्स है। एफ क्या होता है, एम इंटू ए। स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये लिख सकती हूँ ना। तो अगर मैं m को इधर ले आऊं, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, मेरे पास क्या है माइनस के अपॉन एम एक्स। वी नो दैट k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड अंडर रूट k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा। ये सारी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक जो उसमें टर्म कर रहे थे। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू मेरे पास क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये टर्म भी हम एक्सेलरेशन के पहले पढ़ चुके हैं, तो इधर आ जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक था, उसमें हमने ये चीज को डिराइव किया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसका हमने निकालना है कि इससे भी पता चला जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर पता चला दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बॉडी है जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी या सिंपल हार्मोनिक मोशन जब एग्जीक्यूट करेगी, टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। नाउ यू विल से हाउ इट डज इट कम एज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो आपस में इनवर्स होंगे, ठीक है। 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम। तो टी आ जाएगा अंडर रूट एम अपॉन के इंटू 2 पाई। ये भी टर्म हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में निकाली। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो क्या आएगी, 1 अपॉन टी, दैट मींस 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट टी अपॉन एम। बस ये आपका हॉरिजॉन्टल का आ गया। क्या क्या ऑसिलेशन आई, कैसे ऑसिलेशन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये सब चीजें हॉरिजॉन्टल में आएगी। तो मैं इससे अब क्या डिटरमाइन कर सकती हूँ, टाइम पीरियड स्मॉल होगा और फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी। अगर अगर मेरे पास यहाँ पे के की वैल्यू हाई है, अगर के ज्यादा है टाइम पीरियड स्मॉल है, अगर के ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आई, के पे डिपेंड कर रहा है। के क्या है, स्प्रिंग फैक्टर। के क्या है, स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर का मतलब क्या है, स्प्रिंग फैक्टर का मतलब कि ये कितना स्टिफ है, कितना की स्टिफ है। स्टिफ मतलब सख्त है, इलास्टिसिटी कम हो उसमें, ठीक है। अगर के स्टिफ कम होगा, अगर के स्टिफ कम होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा उसको वापस आने में, है ना। या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आल्सो ये और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड के साथ ही पड़ा है मास। मास ज्यादा है तो टाइम पीरियड भी ज्यादा है, अगर मास कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। सॉरी फ्रीक्वेंसी, मास ज्यादा है, मास ज्यादा नहीं देखते, मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। याद रखो, अगर के ज्यादा है, के ज्यादा है तो टी क्या होगा, कम होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो टी भी ज्यादा होगा, टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा उसको। बड़ा स्प्रिंग होगा तो उसके लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा ना। और अगर मास ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये चीजें वाइस वर्सा भी लगेगी, तो के कम होगा तो टी ज्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सारा वाइस वर्सा लगेगा, दोनों पे वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल वाला बहुत इजी है, लेकिन जब आप वर्टिकल वाला करोगे ना दिक्कत तब आएगी। वाई वर्टिकल वाले में क्यों दिक्कत आएगी भाई, ऐसा क्यों हो गया वर्टिकल वाले, बेटा उसमें जब वेट है ना, हम नीचे की तरफ सस्पेंड करेंगे, वेट जब सस्पेंड होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी, ग्रेविटी लगेगी आपकी, और उसका वेट भी लेगा लगेंगे हम, जो भी मास हम अटैच करेंगे उसका वेट लेंगे, एम इंटू जी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट होगा अगर उसको ऊपर की तरफ खींच के छोड़ रहे हैं, राइट। तो इसका वर्टिकल वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाले से,
तो हॉरिजॉन्टल वाला समझ आ गया। वैसे हॉरिजॉन्टल वाला बहुत सिंपल था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने यही कंडीशन ली थी और उससे हमने वो चीजें निकाली थी, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को जल्दी थोड़ा सा खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं वर्टिकल वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्प्रिंग। जब वो स्प्रिंग के साथ अटैच होगी, देखिए मेरे पास अब क्या है, सीलिंग है। क्या है मेरे पास, कोई सीलिंग है। सीलिंग के साथ मैंने क्या, स्प्रिंग को अटैच किया हुआ। स्प्रिंग ये एक ही है लेकिन मैं तीन कंडीशन बना रही हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है, पहले ये स्प्रिंग को मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है, बस इसके साथ कोई मास नहीं अटैच, कुछ नहीं अटैच। ये स्प्रिंग जो है कंप्लीटली क्या है, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है मतलब कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में मतलब ये अपनी अब मीन पोजीशन में। जब इसके ऊपर कुछ सस्पेंड नहीं है, इसके ऊपर कोई भार नहीं लगाया मैंने, तब ये बड़ा आराम से अपनी बैठा है, जहां पर भी है लटका हुआ है, लटका हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने अगर मास लगा दिया। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, इस स्प्रिंग को लिया और इसके ऊपर मैंने मास अटैच कर दिया इस तरह से। मास लगने से इसके ऊपर वेट लगेगा, लोड बढ़ गया इसके ऊपर। लोड बढ़ गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। लोड बढ़ गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच हो गया, बट स्टिल लोड मैंने बहुत थोड़ा लिया, बहुत कम लिया। तो अभी भी क्या है, थोड़ी सी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ये मेंटेन कर रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्टेंस नहीं बताया। थोड़ी सी इक्विलिब्रियम, कुछ हद तक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, कुछ हद तक। अब देखिए, ये तो था यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच का ये मेन पोजीशन थी, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को डी ले लिया, इसका मास है एम। ठीक है, ये ले लिया मैंने डी। डी मैंने ज्यादा ले लिया, रुको, ये मेरे पास एम मास तक आएगा यहाँ तक। ये डी डिस्टेंस जो है, स्प्रिंग नीचे जा चुका है बट स्टिल अभी भी क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने इसके ऊपर और ज्यादा लोड लगा दिया, और ज्यादा लोड अटैच कर दिया, इतना ज्यादा लोड अटैच कर दिया, ये ऐसे बहुत ज्यादा हो गया, ये तो हैवी लोड लगा दिया मैंने। हैवी लोड जब लगा दिया, यहाँ पर क्या होगी, इसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगी। पोजीशन इज डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मीन मेन पोजीशन से अभी डिस्प्लेस हो चुका है, मेन पोजीशन से ये डिस्प्लेस हो चुका है। अब क्या है, यहाँ तक तो था ही डी, चलो यहाँ पर तो डी था, है ना। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेस हो चुका है, एक्स डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो गया। तो टोटल मेरे पास कितना डिस्प्लेस हुआ है, डी प्लस है। टोटल कितना डिस्प्लेस हो गया, डी प्लस है। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो व्हाट आई विल से, जो मेरे पास फोर्स लग रही है किसके अकॉर्डिंग लग रही है, एम इंटू ए के अकॉर्डिंग लग रही है, नो डाउट यही चीज होती है ना। फोर्स के ऊपर कोई स्प्रिंग फैक्टर लग रहा है, लेटर से स्प्रिंग फैक्टर तो लग ही रहा है स्प्रिंग का, और डी डिस्टेंस ये फर्स्ट केस में मूव कर गया, और यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन दे तो ग्रेविटी लगेगी, जी लगेगी। ठीक है, अगर मैंने इसको खींच के नीचे कर दी या मैंने हरी वेट लगा दी तो एक्सेलरेशन और मूव करेगी, और इस पोजीशन में क्या हुआ, ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, यानी कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन। वर्ड प्रो नहीं है, चलो अप एंड डाउन है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेट mg है बॉडी का, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे वेट, और जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होती है, यहाँ पे लगाई है मैंने सेकंड केस के लिए। थर्ड केस के लिए क्या होगी, डी प्लस एक्स डिस्टेंस मूव करेगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास दो केसेस लग रहे हैं यहाँ पे, फोर्स के दो केसेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है, जो कि था मेरे पास एम जी, सॉरी वेट का है मेरे पास एम जी, ये वेट है।
ठीक है, mg लग गया। एक तो ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड तरीके में जब वो नीचे आ रहा है, जब वो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो क्या लग रही है, जो डिस्टेंस वो मूव कर गया स्प्रिंग फैक्टर के साथ, स्प्रिंग का भी फैक्टर लग रहा है, डी प्लस एक्स लग गया। एमजी मैंने के डी के इक्वल बताया था, माइनस के डी माइनस के एक्स, दोनों कैंसिल। अब मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गया ना माइनस के एक्स। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये है, ये यहाँ पर मैंने प्रूव करना था कि माइनस के एक्स कैसे लग रहा है, उसमें तो पहले प्रूव किए हुए ना, पहले भी चैप्टर में किए हुए हैं कॉन्सेप्ट वर्टिकल वाले पे, तो उसमें तो प्रूव कर दिया था कि माइनस के एक्स कैसे आ गया। इसमें मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि इस तरह से माइनस के एक्स आया। जब माइनस के एक्स आ गया, एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ इज टू एम इंटू ए, माइनस के एक्स आ गया, एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के एक्स। ठीक है, अगर मैं एम को इधर ले लूँ क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के अपॉन एम एक्स, माइनस के अपॉन एम एक्स आ गया, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर के अपॉन एम को हम क्या फिल करके, जैसे पहले वाले ने किया था, के अपॉन एम को मैंने कह दिया ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेम कंडीशन आएंगी, टाइम पीरियड सेम आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, टर्म सारी सेम आएंगी। सिर्फ फर्क क्या होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, देखिए यहाँ पर इफ यू टेक अ लुक, यहाँ पर फोर्स के ऊपर इस वाली जो स्प्रिंग की इक्वेशन निकाली रिस्टोरिंग फोर्स वाली ना, क्योंकि वापस कोशिश करे कि मैं इस कंडीशन में आ जाऊं, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स का ही था कि इतना डिस्टेंस मूव करके वापस उस कंडीशन में आना चाहते थे। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी वाली, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी। तो इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, कहीं पे भी जी एक्ट कर रहा है यहाँ पे, नो, यानी कि जब तुम वर्टिकली डिस्प्लेस करेंगे, अगर मेरे पास आइडियल कंडीशन है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द फोर्स कांस्टेंट के या स्प्रिंग फैक्टर के। ठीक है, जो टाइम पीरियड है जो है ऑसिलेटिंग मास का, वो इस तरह से आ रहा है, तो उसके ऊपर टाइम पीरियड को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। टाइम पीरियड जितना हॉरिजॉन्टल में लगना था उतना ही मेरे पास क्या वर्टिकल में लगेगा बस। it happens only in some, you can say, स्टैंडर्ड कंडीशंस या आइडियल कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल का हो गया। अब करते हैं स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज करेंगे। पैरेलल सीरीज ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बहुत इजी आप कर लोगे, है ना, पैरेलल और सीरीज वाला इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन ना आ ही जाता है, हमेशा एग्जाम में आता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो। फिर मुझे एग्जाम डालना हो तो मैं तो हमेशा ही डालती हूँ, शायद मैंने डाला भी हुआ है, तो मैंने बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन डाला है। ठीक है, ये बात अलग है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में जब तक पढ़ाया है तब तक मैंने इस टॉपिक में से क्वेश्चन डाला और बड़ा मजा आता है इस टॉपिक को सॉल्व करने में। अब कहते स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड इधर करेंगे स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक आप ले लो हॉरिजॉन्टल में भी, एक ले लो वर्टिकल में भी। ठीक है, यहाँ पर ना मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये रहा और एक स्प्रिंग ये रहा। ठीक है, दोनों के दोनों एक मास से कनेक्टेड है, इस तरह दोनों के दोनों स्प्रिंग यहाँ पर एक मास से कनेक्टेड है। देखो मास दोबारा बनाना पड़ेगा, इस तरह से मास से कनेक्टेड है, ब्लॉक से कनेक्टेड है, उसका मास है। एक तो ये कंडीशन ले लो, ये किसकी है, ये किसकी है, हॉरिजॉन्टल की, एक वर्टिकल की ले लो। चलो वर्टिकल को भी नहीं छोड़ना, सीलिंग है, सीलिंग पे मेरे पास दो स्प्रिंग्स है, इस तरह से दोनों के दोनों स्प्रिंग्स जो है एक मास से कनेक्टेड है। ये कंडीशन है पैरेलल की, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है,
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 आएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 आएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 आएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 आएगा। ये फर्स्ट स्प्रिंग है, सेकंड स्प्रिंग है, ये भी फर्स्ट स्प्रिंग है और ये भी सेकंड स्प्रिंग आ गई। ठीक है, अब ऐसे केस में मैं फोर्स दूंगी F1 वो आ जाएगा माइनस K1y। आप एक्स ले लो, वाई ले लो, एक ही बात है। वाई मान लो क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। वाई क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वाई क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग। हर स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन हुई है, यानी कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। जब इसके ऊपर जो लगा दिया, इसका इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, इस पे तो लगी रहा है, तो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, ये सारी चीजें। तो ऐसे मेरे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये फर्स्ट कंडीशन की रिस्टोरिंग फोर्स है, ये फर्स्ट स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है। सेकंड की ये आ जाएगी F2 माइनस K2 वाई। अब देखिए, आप कहोगे y1 y2 क्यों नहीं है बेटा, y1 और y2 क्यों आएगा, मेरे पास मास तो एक ही है ना। अगर मैंने यहाँ पे अलग मास लगाया तो यहाँ पे अलग लगाया, तो इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, इसके ऊपर कम आई, फिर अलग अलग y1 y2 लगाती है ना। अब तो मेरे पास एक ही मास है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों स्प्रिंग की एक मास की वजह से हो रही है ना। ये तो है नहीं कि मास ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो, साथ साथ चल रहे, बड़ा सही चल रहे, पैरेलल चल रहे। ठीक है, तो अगर मैं लो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी F1 प्लस F2 माइनस K1 वाई प्लस माइनस K2 वाई, वाई कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, K1 प्लस K2 आ गया, है ना। इस K1 प्लस K2 को KP लिख दो, K1 प्लस K2 को KP का नाम दे दो, तो मेरे पास F आ जाएगा माइनस KPy। KP क्या है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। KP क्या है, फोर्स कांस्टेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें अब मैं फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, बाद में इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पास फ्रीक्वेंसी आ गई म्यू पी इक्वल टू 1/t। तो उसके लिए पहले टी निकालना जरूरी है। टाइम पीरियड याद है दोनों का क्या था, 2 पाई अंडर एम अपॉन के। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/2 पाई अंडर के की जगह पे क्या आ जाएगा, केपी अपॉन एम। तो इसके ऊपर भी केपी लिख देते। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। इसको आप चाहे केपी की वैल्यू को बोल दो 1/2 पाई अंडर K1 प्लस K2 अपॉन एम, चाहे आप ऐसे कर दो। ठीक है, तो मेरे पास दो टर्म्स आ गई है, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर एम अपॉन के पी, और फ्रीक्वेंसी आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की 2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई अंडर के पी अपॉन के पी अपॉन एम। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई, ये पैरेलल की आ गई। अब सीरीज की करते हैं, अब सीरीज को सॉल्व करते हैं। सीरीज में क्या होगा, एक स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग अटैच होगा। पैरेलल में क्या था, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, जो बॉक्स है, उससे दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है, इनमें से एक स्प्रिंग कनेक्टेड होगा। सीरीज में क्या होगा, मेरे पास देखिए, आप इसको ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल में आएगा ऐसे, पहले एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, फिर उससे मैंने हुक के थ्रू के दूसरा स्प्रिंग भी कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास बॉक्स लगा हुआ है। इसका K1 का K2 ले लें। ठीक है, वर्टिकल में भी यही चीज है, वर्टिकल में एक स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है, पहले ये वाला, फिर हुक लगाई, फिर दूसरा लगा दिया स्प्रिंग, और फिर उसके साथ मैंने मास अटैच कर दिया एम। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। सीरीज में स्प्रिंग्स आपस में सीरीज में लगे होंगे, स्प्रिंग आपस में ये सीरीज में लगे हुए हैं।
ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब इसमें देखिए फोर्स पहले वाली क्या आई थी, दूसरे वाले, दोनों में देखो सेम ही फोर्स लग रही है ना, इसमें भी फोर्स वही लग रही है, इसमें फोर्स वही लग रही है। चलो हम ले लेते हैं F1 ले लेते हैं -K1, इसमें ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा डिफरेंट होगा, इसका एक्सटेंशन होगा x1, इसका एक्सटेंशन होगा x2, इसका होगा x1, इसका होगा x2। क्यों? इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। सेकंड स्प्रिंग, ये फर्स्ट स्प्रिंग है, सेकंड स्प्रिंग है, सेकंड स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा, फर्स्ट स्प्रिंग कम खींचेगा। यहाँ पर लोड तो इसके साथ कनेक्टेड है, ज्यादा असर सेकंड स्प्रिंग पे पड़ेगा, कम असर पड़ेगा फर्स्ट स्प्रिंग पे। ठीक है, यहाँ पे x1 भी लेंगे, x2 आ गया -K2 x2, फोर्स क्या है F1 plus F2, यानी कि -K1 x1 -K2 x2, राइट। बट अगर मेरे पास देखो रिस्टोरिंग फोर्स भी दोनों की डिफरेंट होंगी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेंगे, हम इनसे सेम रखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इनकी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, जिसका कारण है, देखिए चाहे इन दोनों में, दोनों स्ट्रिंग्स में एक्सटेंशन डिफरेंट आई है, स्ट्रिंग जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों के दोनों स्प्रिंग की कोशिश करेंगे कि हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिस्टोर करेंगे, और दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में एफ लगाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में एफ लगाएंगे, तो दोनों के दोनों सेम आ गए। ठीक है, दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो मेरे पास अगर मैं x1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, -F/K1, x2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, -F/K2। तो x टोटल क्या आएगा, x1 + x2, यानी कि -F/K1 -F/K2, -F कॉमन निकालो, क्या आएगा 1/K1 + 1/K2। तो 1/K1 + 1/K2 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, K1 + K2 अपॉन K1 K2। तो K1 + K2 अपॉन K1 K2 को मैं KF लिख सकती हूँ, KF। मतलब अभी नहीं लिखेंगे, रुको, अभी नहीं लिखेंगे, मेरे पास x की वैल्यू, मुझे तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल आई है, पता चलिए कितनी आई है मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे f की वैल्यू निकाल दूंगी -x, ये टर्म जब इधर आ जाएगी इनवर्स हो जाएगी, K1 K2 अपॉन K1 + K2, होगी ये नहीं, हो गई ना। अब इस K1 K2 अपॉन K1 + K2 को मैंने लिख दिया KF, KF क्या है, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर डेटा आ जाएगी मेरे पास F = -KSF। टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगी, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, नहीं लेंगे 2 पाई ओमेगा तो नहीं लेंगे, और क्या लेंगे, 2 पाई √ टाइम अपॉन के था, 2 पाई अपॉन ओमेगा लेने देंगे, 2 पाई √ m अपॉन के था, तो यहाँ पे केएस आ गया। सिमिलरली आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे 1/2 पाई √KS अपॉन m, तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट्स आ गए, केएस और केपी, दोनों कंडीशन में मेरे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम आया, नो डाउट, चारों कंडीशन में सेम है, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू डिपेंड करेगी स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पर केएस, अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे लगेगा, कितनी वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे लगेगा, तो कितनी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो वो चीज इसके ऊपर मैटर करेंगे। होप सो ये समझ में आ गया, ये समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में करवा दिया है। क्या है, जब स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड होता है, जैसे इसमें जब सीरीज में कनेक्टेड होती है एक स्प्रिंग के पास ही मास कनेक्टेड होता है, दूसरा वाला तो दूसरे स्प्रिंग से ही कनेक्टेड होता है, जिसके कारण दोनों के अंदर सीरीज वाले केस में डिफरेंट
डिस्प्लेसमेंट्स आती हैं, जब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स आती हैं तो तब उस वक्त क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगी। लेकिन पैरेलल के केस में रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट होगी, दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, क्यों दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों बॉक्स के साथ या ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में दोनों आपस में कनेक्टेड है, इस कारण दोनों की रिस्टोरिंग फोर्स जो है सेम हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। मेरे पास एक इम्पल्सिव फोर्स है, यू कैन से इम्पल्सिव फोर्स नहीं कह सकते, मेरे पास एक पेन है जो कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच है, उसका पेन का मास है 1 kg। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, उसका वेट है 2 kg। जब उसको मैंने प्लेस कर दिया पेन के ऊपर, एक वेट लिया 2 kg, उसको मैंने पेन के ऊपर रख दिया। ठीक है, और उसको रखने से या पेन के साथ लटका दिया, उसके साथ बांध दिया, कैसे भी कर लो। जब ऐसे किया तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्ट्रेचेस, यानी कि सस्पेंड किया ऑब्वियसली, स्ट्रेच करता है बाय 10 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालिए विद विच जो एम्प्टी पेन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्स मेरे पास बेसिकली लग रही है 2 किलोग्राम वेट की, वेट है ना, तो फोर्स कर रही है 2 किलोग्राम वेट। वेट में है तो इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 9.8 न्यूटन, मेरे पास 19.6 न्यूटन फोर्स आ गई। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आई है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.1 मीटर कह सकती हूँ। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कितना होता है, एफ अपॉन एक्स। सीधी सी बात है, यही निकालेंगे। नेगेटिव साइन मत लगाना क्योंकि वो तो मेरे पास स्प्रिंग फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। ठीक है, के नेगेटिव नहीं होती, के नेगेटिव नहीं लेते हम कभी। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, फिर आ जाएगा 19.6 अपॉन 0.1, बड़ा साल से 196 न्यूटन पर मीटर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। सिंस मेरे पास अगर पेन एम्प्टी है और उसका मास है 1 किलोग्राम, पेन एम्प्टी है, एम्प्टी पेन का मास है 1 किलोग्राम, तो उस वक्त मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे एम्प्टी पेन के टाइम की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट पी अपॉन एम। चलो 1/2 पाई ले लो, के मेरे पास है 196, एम है मेरे पास 1। ठीक है, तो 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, कैंसिल कर दो, तो न्यू मेरे पास आ जाएगा 7/5 हर्ट्ज। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सीरीज पैनल का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, होप तो समझ में आ गया। सीरीज और पैरेलल के टर्म में भी एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे पास दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है। ठीक है, हर एक का स्प्रिंग फैक्टर जो है के है, और मे बी ये दो तरीकों से कनेक्ट है, मे बी शायद, शायद वो दो तरीके क्या है, एक तो ये है, एक ऐसे, एक ऐसे, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। एक तो ये वे हो सकता है, शायद है, एक वे हो सकता है ये, दो नहीं तीन तरीके हैं सॉरी। एक तो ये बोले, ये तो पैरेलल का हो गया, ये हुक लगी, ये आगे कॉस्टिंग, और ये मास नीचे अटैच है। तीसरा वे देखो, इट्स क्वाइट डिफरेंट। तीसरा वे है, इस स्प्रिंग के साथ मेरे पास मास लग गया, उस मास के साथ एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है नीचे किसी, मान लो यू कैन से फ्लोर से कनेक्टेड है, ऊपर ये सीलिंग है, ये फ्लोर है। अब मुझे स्प्रिंग फैक्टर जो ऑसिलेशन ऑफ बॉडी है इन ईच केस उसको निकालना है। ध्यान से देखिए, अब आप कहोगे थर्ड वाले केस में क्या होगा, थर्ड वाले केस में क्या होगा, वेट जब ज्यादा होगा ये नीचे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, इस तरह से कंप्रेस होगा तो वो कोशिश करेगा रिस्टोरिंग फोर्स टैप ऊपर लगाएगा, ऊपर लगेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब ये तो वेट है, ये कहेगा कि इसको तो नीचे जाना चाहिए, ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, झुकेगा, तो सेकंड स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो इस तरह से इसके अंदर ऑसिलेशन होगी। अब मेरे पास हर एक स्प्रिंग के लिए क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस के वाई है,
वाई ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो इजी रहता है। वाई का डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर एफ के रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। फर्स्ट केस देखिए, मान लीजिए मास जो है वाई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है हर एक स्प्रिंग में, तो जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रही है हर एक स्प्रिंग में। मान लो इसमें भी एफ प्रोड्यूस करिए, इसमें भी एफ प्रोड्यूस करिए, ठीक है। एफ प्लस एफ क्या आएगा, माइनस के वन बाई, इसके अंदर मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन, कंबाइंड के वन के कंबाइंड स्प्रिंग फैक्टर ऑफ टू स्प्रिंग, ठीक है। तो टू एफ मेरे पास आ जाएगा माइनस के वन बाई, फर्स्ट केस यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं, एफ क्या आ गया, माइनस के वन अपॉन टू बाई, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू के वन अपॉन टू, यहाँ मैं कह दूं के वन क्या आ जाएगा, टू के। निकालना क्या है मैंने, स्प्रिंग फैक्टर निकालना है ऑसिलेशन का इन द बॉडी इन ईच केस। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड में सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके अंदर भी वाई आ गई डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर भी वाई आ गई, दोनों ऐड हो जाएंगे। मेरे पास एफ क्या आएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे टू के टू, ठीक है, और इसका के थ्री लेंगे, ठीक है, दोनों का। क्यों लिया, मुझे हर एक केस में जो कॉमन स्प्रिंग फैक्टर है के, जो इक्वेशन है उससे निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस के टू, दोनों के अंदर एफ तो सेम ही है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम है, अभी किया था। और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट दो आ रही है, तो वाई प्लस वाई आ रही है, एफ आ गया माइनस के टू टू वाई, दोनों को कंपेयर करो, इसको नंबर थ्री का नाम दे दो, वन एंड थ्री को कंपेयर करो, क्या आएगा, माइनस के बिन प्लस क्या आ जाएगा, टू के टू, ये आ गया, ये के टू कह दो, मेरे पास आ जाएगा के अपॉन टू, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड का आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर भी एफ लग रही है, नो डाउट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, इसको वापस से वो करने के लिए, क्लियर। दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, बस मुझे इतना पता है, क्योंकि ऑसिलेशन हो रही है अप एंड डाउन की। तो इसमें भी मेरे पास एफ प्लस एफ आएगा, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के थ्री बाई, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी, वो नहीं चेंज हो रही है। तो मेरे पास एफ आ गया, टू एफ आ गया माइनस के थ्री बाई, एफ आ जाएगा माइनस के थ्री बाई अपॉन टू, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर, वन एंड फोर को कंपेयर करो, क्या आएगा, के इज इक्वल टू के थ्री बाई टू, या आप कह सकते हो के थ्री आ जाएगा टू के, ठीक है। मेरे पास ये तीनों के तीनों जो है फैक्टर्स हैं, स्प्रिंग फैक्टर्स हैं फॉर द कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉडी इन ईच केस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इज सेकंड केस का और इस थर्ड केस का, नो डाउट, ये तो पता ही चल गया होगा आपको। तो इस तरह से आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन कुछ और एग्जांपल्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जैसे कि बॉडी को ड्रॉप कर दिया टनल में अलोंग